नमस्कार। वापस से हम आगे अपने इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे बस्तर के छिंदा नागवंशी शासकों के बारे में। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था फणी नागवंश, उसमें मैं बताया था कि हम छत्तीसगढ़ में विशेष 2 नागवंशों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, कल हमने कवर्धा के फणी नागवंश के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे बस्तर के छिंदक नागवंश के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से आप पढ़ते हुए चलिए, एक एक चीज को डिटेल से समझते हुए चलिए। प्रीलिम्स का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है और आपको हिस्ट्री से, छत्तीसगढ़ जीएस से किसी भी टाइप से यदि क्वेश्चन आता है तो आपको उसको मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। ठीक है, ठीक। तो मैं आज आप लोगों को बस्तर के छिंदक नागवंशी शासकों के बारे में पढ़ाऊंगा। कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल सी चीज है, बस थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना है और ध्यान से बिल्कुल एक भी सेकंड को आपको मिस नहीं करना है। उसके बाद आपको रटना ही नहीं पड़ेगा। एक बार यदि आप किसी चीज को समझ लिए, उसके बाद आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। एक एक चीज कहीं से भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के देगा, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे आज बस्तर के छिंदक नागवंशी शासकों के बारे में, या बस्तर के छिंदक नागवंश के बारे में। ठीक, सबसे पहले हम इस छिंदक नागवंश का शासन क्षेत्र देखेंगे। शासन क्षेत्र इसलिए देखेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2 नागवंशी शासक हुए, एक कवर्धा के नागवंशी, एक बस्तर के नागवंशी। ठीक, तो आपको कंफ्यूजन करने के लिए शासन क्षेत्र पूछेगा वो, कि बताइए कि बस्तर वाला जो क्षेत्र है वो किस नागवंशी शासकों का शासन क्षेत्र था, या कवर्धा वाला जो क्षेत्र है वो किस नागवंशी शासकों का शासन क्षेत्र था, ऐसा पूछेगा। इसीलिए आपको इसके शासन क्षेत्र को ध्यान से समझते हुए चलना है। ठीक, देखो, बस्तर के छिंदक नागवंशी का शासन क्षेत्र अलग अलग नाम से भी पूछता है वो, क्योंकि उस टाइम में बस्तर को छिंदक नागवंशी शासकों के शासन काल में अलग नाम से जानते थे। ठीक, ध्यान समझो, ये आपका उड़ीसा वाला पार्ट है, यहां से एक नदी आती है, क्या बिल्कुल आती है, नाम क्या है उसका, इंद्रावती। ठीक, यहां से नासिक से एक नदी आ रही है, उसका नाम है गोदावरी नदी। ठीक, दोनों का संगम हो गया। अब देखो, इंद्रावती नदी के उत्तर में जो छिंदक नागवंशी शासक शासन कर रहा है, उस क्षेत्र को हम जानते हैं भ्रमरकोट के नाम से। ठीक है, छिंदक नागवंशी शासक, लेकिन कहाँ है, इंद्रावती नदी के उत्तर में। इंद्रावती नदी के दक्षिण क्षेत्र में जो शासक शासन करेगा वो शासन क्षेत्र कहलाता है आपका चक्रकोट। यहां तक समझ में आया क्या? ठीक, छिंदक नागवंशी शासकों का 2 शासन क्षेत्र, एक इंद्रावती नदी के उत्तर में जो है उसको हम भ्रमरकोट के नाम से जानते हैं, दक्षिण में जो है उसे हम चक्रकोट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब चूंकि भ्रमरकोट उत्तर है और इसको हम एक और ज्येष्ठ शाखा, कौन सा शाखा बोल रहा हूं मैं, ज्येष्ठ शाखा, और ये है आपका कनिष्ठ शाखा। कनिष्ठ शाखा, एक एक चीज को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन यहां से बनेगा और मैं यदि पढ़ा रहा हूं तो आपको एक भी क्वेश्चन से मैं कंफ्यूजन होने नहीं दूंगा, और साथ ही साथ आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है यहां से यदि पूछा जाता है तो। ठीक, देखो, क्वेश्चन ऐसा भी तो बन सकता है ना कि छिंदक नागवंशी शासकों के शासन काल में भ्रमरकोट में छिंदक नागवंश की कौन सी शाखा शासन कर रहा था, क्योंकि पीएससी अब डिटेल पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी शाखा चक्रकोट में और कौन सी शाखा भ्रमरकोट में शासन कर रहा है। ठीक, भ्रमरकोट में शासन कर रहा है ज्येष्ठ शाखा और चक्रकोट में शासन कर रहा है कनिष्ठ शाखा। तो आपको यहां तक समझ में आया क्या? अच्छा, साथ ही साथ इनके शासन काल में ये जो चक्रकोट और भ्रमरकोट वाला जो क्षेत्र है उसे और 2-3 नाम से पुकारते थे। पहला तो आपका चक्रकोट जो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक, दूसरा भ्रमरकोट, ये भी हमने देख लिया अभी। ठीक, तीसरा इसे चित्रकोट के भी नाम से जानते थे, इसके शासन क्षेत्र को, इस वंश के। ठीक, साथ ही साथ महाकांतर के भी नाम से जानते थे, महाकांतर। इतना चीज समझ में आया? ठीक, ये वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं इस क्षेत्र को? इस क्षेत्र को हम जानते हैं वर्तमान में बस्तर, लेकिन आपको ऑप्शन में बस्तर नहीं देगा, वो कोई भी हाल में आपको बस्तर नहीं देगा, है ना। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा कि बताइए
छिंदक नागवंशी शासकों का शासन क्षेत्र है? चक्रकोट, भ्रमरकोट, चित्रकोट या महाकांतर या बस्तर? तो इन चारों पांचों नाम में से कोई भी एक नाम देगा, बस्तर देगा नहीं, जो भी है यही इसी को देना है उसको, ठीक। तो ये नाम आप चारों नाम रख लो, या रटने की जरूरत नहीं, चीजों को समझ लो, ठीक है। यहां तक किसी कोई दिक्कत? छिंदक नागवंश का शासन क्षेत्र आपको समझ में आया होगा, है ना। अब हम पढ़ते हैं इनके अभिलेख के बारे में, फिर इसके बाद हम पहले पूरा आउटलेट जान लेते हैं इस वंश के बारे में, फिर उसके बाद हम इसके डिटेल में जाएंगे, ठीक। इनके 2-4 अभिलेख हैं। एक अभिलेख है कुरुषपाल, कुरुषपाल अभिलेख, क्या विशेषता है बताऊंगा, ठीक। एक अभिलेख है एर्राकोट, एर्राकोट अभिलेख, ठीक। इतना चीज समझ में आएगा। एक और अभिलेख है नारायणपाल अभिलेख, बारसूल अभिलेख, तमाम प्रकार के अभिलेख है, उस सारे अभिलेख के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि कौन सा कि अभिलेख जो है, कौन कौन सा अभिलेख छिंदक नागवंश के शासकों से रिलेटेड है और उनकी विशेषता क्या है। सबसे पहला चीज, कुरुषपाल जो अभिलेख है, इसके बारे में हमें इस वंश के वंशजों के बारे में पता चलता है मूलतः, ठीक। एर्राकोट अभिलेख इस छिंदक नागवंशी शासकों का एकमात्र तेलुगु अभिलेख है जो तेलुगु लैंग्वेज में है, ठीक। नारायणपाल अभिलेख गुंड महादेवी की शिलालेख है, यह अभिलेख है, गुंड महादेवी की शिलालेख या अभिलेख है। यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत, मैं अभिलेख क्यों बता रहा हूं आपको, उसके बारे में आपको आगे जब पढ़ाता रहूंगा तो पता चल जाएगा। अभी यहां तक कि कोई समस्या नहीं होगा, ठीक। कुरुषपाल अभिलेख, एर्राकोट अभिलेख, नारायणपाल अभिलेख, एक टेमरासीत अभिलेख के बारे में भी पढ़ेंगे, वो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल अभी इतना जानो, ठीक। तमाम प्रकार के अभिलेखों से इस वंश के बारे में हमको जानकारी मिलती है। साथ ही साथ इन अभिलेखों से हमको इस वंश के उपाधि, कुछ कुछ विशेष ये लोग उपाधि भी धारण करते हैं ना जी, हर कोई ना कोई शासक, इस वंश के उपाधि के बारे में जानकारी मिलती है। कौन कौन से उपाधि धारण करते हैं लोग? सबसे फर्स्ट छिंदक कुल, ये उपाधि। और कोई शिलालेख मिला होगा, उसमें क्या मिलते हैं हमको? छिंदक कुल कमल भास्कर, भास्कर। और एक आध शिलालेख मिला हमको, फिर उसमें आता है यही नाम, छिंदक कुल तिलक। ये 3 उपाधि हो गए। कौन कौन सा? छिंदक कुल कमल भास्कर और छिंदक कुल तिलक, इतने 3 इनकी उपाधि हैं। अब इतना सारा उपाधि रख लेने के बावजूद भी इन लोग का मन नहीं भरता है, बोलते हैं कि नहीं एक आध और उपाधि रख लेते हैं। एक राजकीय उपाधि रखेंगे हम सारे लोग, कौन सा? वो राजकीय उपाधि रखेंगे, उसको आपको नहीं भूलना है। ये उपाधि आप भूल जाओगे चलेगा, ठीक है जी, नहीं भूलना है भाई, पूछ सकता है, नहीं चलेगा ऐसे। राजकीय उपाधि कुछ भी हो जाए, आप इसका राजकीय उपाधि मत भूलना, ठीक। राजकीय उपाधि भोगवतीपुरम, भोगवतीपुरम। साथ ही साथ यदि भोगवतीपुरम ऑप्शन में नहीं देगा तो दे देगा भोगवतीपुरेश्वर, भोगवतीपुरेश्वर। यहां तक के कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आया। इनका अभिलेखों से हमको जानकारी मिलती है इनके वंशजों के बारे में और अलग अलग शासकों के बारे में। साथ ही साथ उसमें इस वंश के 2 राजा हुए, उनके उपाधि के बारे में हमको जानकारी मिलती है, ठीक। विशेष प्रकार की उपाधि जैसे छिंदक कुल, छिंदक कमल भास्कर, छिंदक कुल तिलक, ठीक। उसके अलावा एक और उपाधि ये लोग रखते हैं भोगवतीपुरम और भोगवतीपुरेश्वर, यदि या पुरम या पुरेश्वर, ठीक। पुरम नहीं होगा तो पुरेश्वर लगा देना, ये होगा, ठीक। राजकीय उपाधि धारण कर लिया तो राजकीय चिन्ह भी होना चाहिए इनका, बिल्कुल है। राजकीय चिन्ह क्या है? देखो, राजकीय चिन्ह है इनका बाघ, ठीक। राजकीय चिन्ह है इनका बाघ। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या देगा, छिंदक नागवंशी शासकों का राजकीय चिन्ह क्या है, और जानबूझ के वो ऑप्शन में नाग या सर्प डालेगा। क्यों? क्योंकि इनके सरनेम में या इनके वंश के नाम में क्या आ रहा है? नाग, और 99% बच्चा नाग लगा के आएगा। आपको नाग नहीं लगाना, आपको क्या लगाना है? बाघ। पढ़ रहे हो डिटेल से पढ़ो, ठीक, या तो मत पढ़ो।
बाबा फोन पे फोन आया जा रहा है। देखो, राजकीय उपाधि भोगवतीपुरम पुरेश्वर, चिन्ह क्या है? बाघ। ऑप्शन में आपको नाग देगा, लेकिन आपको बाघ ध्यान में रखना है, ठीक। साथ ही साथ एक और चिन्ह होता है, कमल कदली पत्र, ठीक है जी, कमल कदली पत्र। तो देखो, छिंदक नागवंशियों का शासन क्षेत्र कहाँ कहाँ था? भ्रमरकोट और चक्रकोट में, ठीक। भ्रमरकोट में जो शासक शासन कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्येष्ठ शाखा, उन ज्येष्ठ शाखा वालों का राजकीय चिन्ह था बाघ, ठीक। और जो कनिष्ठ शाखा वालों का जो राजकीय चिन्ह था वो था कमल कदली पत्र। तो अच्छे से लिख देता हूं, कमल कदली पत्र, ठीक है जी। ये कनिष्ठ शाखा वालों का राजकीय चिन्ह था। अब देखो, समझ में आ गया? अब देखो, कभी भी इसका धर्म को लेकर यदि क्वेश्चन पूछ दिया तो कैसे करोगे? धर्म को लेकर के कंफ्यूज करने के लिए आपको धर्म का भी क्वेश्चन पूछेगा, वो ध्यान से समझो, ठीक। ज्येष्ठ शाखा वालों का राजकीय चिन्ह क्या है? बाघ। शिव जी किसके ऊपर बैठते हैं? थाल, थाल के ऊपर, तो बाघ के, ठीक। ज्येष्ठ शाखा वालों का जो धर्म है वो शैव धर्म से थे, या शैव मत के अनुयायी थे, ठीक। कमल कदली पत्र से समझ में आता है कि ये जो कनिष्ठ शाखा वाले जो शासक थे वे वैष्णव धर्म से संबंधित थे, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। इतना समझ में आया क्या? और एक चीज की इस बात की पुष्टि और तब हो जाती है जब गुंड महादेवी नारायणपाल में एक नारायण मंदिर बनवाती है। इससे पूरा समझ में आ जाता है कि कनिष्ठ जो चक्रकोट वाले क्षेत्र में छिंदक शासक जो शासन कर रहे हैं उनका राजकीय धर्म क्या था, या किस धर्म के अनुयायी थे, तो वैष्णव धर्म के। यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। साथ ही साथ इसका जो ध्वज है, अब देखो, ध्वज में हमको सर्प का चिन्ह मिलेगा, ठीक। ध्वज में हमको मिलेगा सर्प का चिन्ह। ये पूरा आप देख लीजिए, एक एक चीज को नोट करते चलिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा छिंदक नागवंश को लेकर के, ठीक है जी। यहां तक समझ में आया क्या? एक बार रिपीट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। छिंदक नागवंश शासन, छिंदक नागवंश का शासन क्षेत्र चक्रकोट और भ्रमरकोट। इंद्रावती नदी के उत्तर क्षेत्र में जो क्षेत्र है वो भ्रमरकोट के नाम से जाना जाता था, उसे ज्येष्ठ शाखा बोलते हैं छिंदक नागवंश का, ठीक। चक्रकोट वाला क्षेत्र कनिष्ठ शाखा है, ठीक है। उसके बाद इस चक्रकोट या भ्रमरकोट के समय के अनुसार अलग अलग नाम या अलग अलग अभिलेखों में हमको इनका नाम मिलता है, चक्रकोट, भ्रमरकोट, चित्रकोट या महाकांतर, ठीक। वर्तमान का बस्तर वाला क्षेत्र, ठीक। उसके बाद हमें इनके शिलालेखों के बारे में जानकारी मिलती है। शिलालेखों से पता चलता है कि कुरुशपाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शिलालेख है, इसमें हमको इनके वंशजों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। एर्राकोट जो तेलुगु अभिलेख है, एकमात्र तेलुगु अभिलेख छिंदक नागवंश से रिलेटेड, ठीक। और नारायणपाल अभिलेख गुंड महादेवी का अभिलेख है, ठीक है जी। इन सारे अभिलेखों से इनके उपाधि के बारे में पता चलता है, और इनका राजकीय उपाधि है भोगवतीपुरम या भोगवतीपुरेश्वर। चिन्ह कौन सा है? बाघ और कमल कदली पत्र। बाघ चिन्ह से हमको पता चलता है कि ये शैव धर्म के अनुयायी थे। कमल कदली पत्र से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के भी अनुयायी थे। शैव धर्म वाले कौन से थे? तो भ्रमरकोट वाले। वैष्णव धर्म वाले कौन से थे? तो चक्रकोट वाले, ठीक। और इनका अंतिम जो चिन्ह है सर्प, वे ध्वज, उस ध्वज में एक चिन्ह मिलता है हमको सर्प। ये पूरा समझ में आया कि छिंदक नागवंश के बारे में। अब हम इनके शासकों के बारे में पढ़ते हुए चलते हैं आराम से, ठीक है जी। शासक नंबर पहला नृपतिभूषण। शासक नंबर फर्स्ट नृपतिभूषण। इसके बारे में हमको यहाँ जो एर्राकोट जो मैं अभिलेख बता रहा था ना, एर्राकोट शिलालेख या अभिलेख,
एर्राकोट शिलालेख, ये एर्राकोट शिलालेख इसी नृपतिभूषण शासक का है। ठीक, इस एर्राकोट शिलालेख से हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ हमको ये भी जानकारी मिलती है कि ये इस छिंदक नागवंश का वास्तविक संस्थापक है। छिंदक नागवंश का वास्तविक संस्थापक है। ठीक, यहां तक समझ में आया? छिंदक नागवंश का वास्तविक संस्थापक कौन? नृपतिभूषण। कहां से पता चलता है? एर्राकोट अभिलेख से। एर्राकोट अभिलेख का विशेषता क्या है? ये तेलुगु लैंग्वेज में है, तेलुगु भाषा में है। ठीक, इसके अलावा एक और चीज जानकारी मिलती है विशेष, एक चोल वंशी शासक होता है राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम, ये राजेंद्र चोल प्रथम जो है इस नृपतिभूषण को हराता है या पराजित करता है और इस चक्रकोट या भ्रमरकोट वाले क्षेत्र को ये जीतता है। इसके बाद का इतिहास हमको उतना डिटेल हमको पता नहीं चलता या कोई भी साक्ष्य हमको नहीं मिलता। ठीक, इसके बारे में आपको बस इतना पढ़ना है। उसके बाद आता है इस वंश का मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक धारावर्ष। कौन सा वर्ष? धारावर्ष। धारावर्ष के बारे में हमको डिटेल पढ़ना है। ठीक है, धारावर्ष। धारावर्ष जब शासक बनेगा तो वो अपना राजधानी बनाएगा बारसूर को। ठीक, और इसी बारसूर में रह के तमाम प्रकार के मंदिरों का निर्माण करवाता है। इसका राजधानी ध्यान में रखिए, सोमेश्वर देव आएगा और आगे 2-3 राजा आएंगे, सब लोग अपना राजधानी बदलते रहते हैं। ठीक है, धारावर्ष अपना राजधानी बनाता है बारसूर को। इसका एक पत्नी होती है, पत्नी का नाम है गुंडमहादेवी। ठीक, कितना प्यारा नाम है, गुंडमहादेवी। धारावर्ष और गुंडमहादेवी का एक बेटा होता है, उस बेटे का नाम है सोमेश्वर देव और अगला उत्तराधिकारी यही होता है। ठीक, सोमेश्वर देव प्रथम। इसको अभी सोमेश्वर देव प्रथम को अभी थोड़ा सा बैठाल देते हैं। हम धारावर्ष और गुंडमहादेवी के शासनकाल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, 1060 ईस्वी से इसका शासनकाल चालू होता है। राजधानी बनाता है बारसूर को और इसकी पत्नी का नाम रहता है गुंडमहादेवी। एक दिन गुंडमहादेवी धारावर्ष से कहती है कि सुनो जी, एक काम करो ना, अभी तक हमारे वंश को लेकर के कुछ खास जानकारी लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, तो आप कुछ ऐसा काम करिए या आप कुछ ऐसा निर्माण करिए कि आने वाला वंश या आने वाला जनरेशन हमको याद रखे। तो धारावर्ष बोलता है कि ठीक है। धारावर्ष अपना सामंत को बुलाएगा। अब राजा आदमी है तो खुद गिट्टी ईटा सीमेंट लेके तो चला नहीं जाएगा ना जी कुछ भी बनवाने, राजा आदमी है वो। तो धारावर्ष अपना सामंत को बुलवाता है। सामंत का नाम है इसका चंद्रादित्य। ये नाम आपको नहीं भूलना है, ठीक है, चंद्रादित्य। और चंद्रादित्य को बोलता है कि सुनो चंद्रादित्य, जाइए आप हमारे नाम से हमारे शासनकाल में इस चक्रकोट वाले क्षेत्र पे, देखिए अभी भी धारावर्ष चक्रकोट में शासन कर रहा है ना, मैं आगे बताऊंगा अभी, ठीक, कि भ्रमरकोट वाला शासन में कि ये कैसे एंटर करेगा। चंद्रादित्य को कहता है कि आप इस चक्रकोट वाले क्षेत्र में या बारसूर क्षेत्र में जितने भी एरिया पे हमारा शासन है, कुछ अच्छा जगह देख करके एक आध मंदिर या कुछ अच्छा मूर्ति का आप बनवाइए ताकि आने वाले लोग हमको ध्यान में रखे। ठीक, चंद्रादित्य बोलता है ठीक है। चंद्रादित्य शुरुआत करता है इसी बारसूर से, है ना जी, बारसूर से ये कुछ मंदिरों का निर्माण कराना स्टार्ट करता है। पहला मामा भाचा मंदिर, मोस्ट फेमस मंदिर, ठीक, मामा भाचा मंदिर कहाँ? बारसूर में। किसके शासनकाल में बन रहा है? धारावर्ष के शासनकाल में। बनवा कौन रहा है? इसका सामंत चंद्रादित्य। ठीक, ये जितना भी मंदिर आएगा ये सब चंद्रादित्य बनवाएगा इसके शासनकाल में, सामंत है वो। एक बनवाता है मामा भाचा मंदिर, दूसरा विशाल गणेश की प्रतिमा, सब बारसूर में है, विशाल गणेश की प्रतिमा।
ये सब पूछता है। और विशाल गणेश की प्रतिमा को किसने बनवाया, या किसके शासनकाल में बना, या जिसने बनवाया है उसका सामंत कौन है, किसके कहने पे बनवाया, ये सारी चीजें। ठीक, विशाल गणेश की प्रतिमा, साथ ही साथ बत्तीसा मंदिर और अपने नाम से एक मंदिर बनवाएगा। चंद्रादित्य मंदिर, ठीक, बारसूर में। और अपने नाम से एक सरोवर भी बनाएगा, चंद्रादित्य सरोवर। इतना चीज समझ में आया क्या? चंद्रादित्य सरोवर। ठीक, क्या क्या बनवा रहा है देखो। धारावर्ष के कहने पर उसके सामंत चंद्रादित्य बारसूर में 5 टाइप के स्ट्रक्चर बनवाता है। मामा भाचा मंदिर मोस्ट फेमस मंदिर है, विशाल गणेश की प्रतिमा, बत्तीसा मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर और चंद्रादित्य सरोवर। अब साथ ही साथ हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, एक नारायण पाल नाम की जगह के बारे में पढ़ा था, नारायण पाल अभिलेख के बारे में पढ़ा था। ठीक, क्या करता है, गुंड महादेवी के कहने पे ये चला जाता है नारायण पाल, है ना, और नारायण पाल में एक मंदिर बनाता है नारायण के नाम से, नारायण मंदिर बनवाता है। ठीक, और इसी मंदिर में एक अभिलेख भी लिखवाता है। किसके कहने पे सारा काम हो रहा है? गुंड महादेवी के कहने पे। और इसी अभिलेख में इस वंश के लोगों के बारे में और कई कई शासकों के बारे में भी हमको जानकारी मिलता है, इसलिए ये अभिलेख इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, मंदिर बना तो अभिलेख भी वहां पे मिलेगा ही, गुंड महादेवी। ये सारे मंदिर कहाँ बन रहे हैं? बारसूर में, तो बारसूर अभिलेख भी मिलेगा। कोई किसी ना किसी मंदिर में कोई ना कोई अभिलेख बनवाया होगा ना जी, कुछ ना कुछ तो अभिलेख लिखवाया होगा। तो देखो, सामंत चंद्रादित्य किसके कहने पे बारसूर में मंदिर बनवा रहा है? धारावर्ष के कहने पे। ठीक, इसीलिए ये बारसूर अभिलेख किससे संबंधित हो जाता है? धारावर्ष से। ठीक, नारायण पाल में नारायण मंदिर किसके कहने पे बनवा रहा है? गुंड महादेवी के कहने पे। इसीलिए इस नारायण मंदिर का अभिलेख किससे संबंधित हो जाता है? गुंड महादेवी से। इतना समझ में आया क्या अभिलेख के बारे में? अभिलेख पूछेगा आपको, छिंदक नागवंश पढ़ रहे तो अभिलेख आपको पूछेगा कौन सा अभिलेख किससे संबंधित है। इतना चीज आपको समझ में आया? ठीक, इसी बीच एक विशेष घटना ही होगा। अब क्या घटना होगा वो आप समझिए। इसी बीच एक विशेष घटना होगा। ये हमारा छत्तीसगढ़, अरे समझ लो, ये हमारा छत्तीसगढ़। ठीक, ये आपका इंद्रावती नदी बह रहा है। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, उत्तर वाला जो क्षेत्र है ये है आपका भ्रमरकोट। ठीक, और दक्षिण वाला जो क्षेत्र है ये है चक्रकोट। चक्रकोट में अभी कौन शासन कर रहा है? धारावर्ष। ठीक, अचानक धारावर्ष का मृत्यु हो जाता है, कुछ टाइम बाद धारावर्ष का मृत्यु हो जाता है। इस भ्रमरकोट में एक आदमी बैठा होता है, उस आदमी का नाम है मधुरांतक देव। मधुरांतक देव, ठीक है जी। ये मधुरांतक देव क्या करता है? मौके का फायदा उठाता है। क्यों? सोमेश्वर देव रहता है छोटा, अभी वो शासक नहीं बना होता है। ठीक है, सोमेश्वर देव अभी छोटा रहता है। बात कब की? 1065 ईस्वी की। अभी वो शासक नहीं बना है, अभी यूं समझो कि वो ट्रेनिंग ले रहा है शासक बनने का। जैसे ही मधुरांतक देव को पता चलता है कि चक्रकोट का शासक धारावर्ष खत्म हो गया, ये कहते हैं कि क्यों ना पूरा चक्रकोट को मैं जीत लूं। अब क्योंकि शासक तो है नहीं, जो है अभी वो छोटा है, मैं वहां के शासन को क्षेत्र को जीत लेता हूं, फिर चक्रकोट भी मेरा और भ्रमरकोट में तो मैं ऑलरेडी हूं, तो पूरा बस्तर शासन का मैं सम्राट कहलाऊंगा। ठीक, ये अटैक करता है, चक्रकोट को जीत लेता है मात्र 4 साल के लिए। 1069 ईस्वी की बात है। ठीक, इस 1069 ईस्वी में सोमेश्वर देव तब तक का एक प्रतापी शासक बन चुका होता है। ठीक, मधुरांतक देव बैठ के शासन कर रहा है भ्रमरकोट में और चक्रकोट को ऑपरेट कर रहा है। इसका राजधानी आप ध्यान में रखो, इसका राजधानी है राजपुर।
यहीं से इसका ताम्रपत्र मिला है, वहीं से सब चीज के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसका राजधानी है राजपुर। ठीक, मधुरांतक देव बैठे भ्रमरकोट में, सोमेश्वर देव प्रथम का दिमाग खराब हो जाता है। ठीक ठाक कर रहा था भ्रमरकोट में, क्या जरूरत है इस क्षेत्र में अटैक करने का, एक ही वंश के थे, एक ही फैमिली के थे, इतना लालच सही थोड़ी ना है। ये सोमेश्वर देव प्रथम एक तो पहला अपने चक्रकोट वाले क्षेत्र को जीतेगा ही, साथ ही साथ मधुरांतक देव के ऊपर अटैक करेगा और भ्रमरकोट वाले क्षेत्र को जीतकर पूरा बस्तर क्षेत्र का अकेला शासक बन जाता है। ठीक, पूरा बस्तर को जीतने वाला शासक है सोमेश्वर देव प्रथम। अब समझ में आया क्या, धारावर्ष के बाद मधुरांतक देव को क्यों पढ़ते हैं सोमेश्वर देव के नाम पढ़ के, क्योंकि धारावर्ष की मृत्यु के बाद मधुरांतक देव कुछ टाइम के लिए चक्रकोट को अपने अंडर में लेकर के ऑपरेट कर रहा होता है। यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, ये मंदिरों के बारे में आप पढ़ लो, समझ लो, ये मंदिरों से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इतना चीज आपको समझ में आया क्या? ठीक, कि अब देखो सोमेश्वर देव प्रथम ये एकमात्र और एक पहला शासक होता है, एकमात्र नहीं, ये सर्वप्रथम पहला शासक होता है जो चक्रकोट और भ्रमरकोट, ठीक, चक्रकोट और भ्रमरकोट दोनों में एकीकरण शासन करता है। मतलब एकमात्र शासक होता है जो चक्रकोट में भी और भ्रमरकोट में भी शासन करता है। ठीक, इसके बाद इसके आने वाला वंशज पूरा ये बस्तर क्षेत्र में शासन कर रहा होता है। कब तक? अन्नम देव तक। अब हम पढ़ेंगे सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में, जो छिंदक नागवंशी शासकों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसको नहीं पढ़ना हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। ठीक, सोमेश्वर देव फर्स्ट जीत लिया ये कब? 1069 ईस्वी में। ठीक, ठीक है जी, 1111 ईस्वी तक करेगा ये क्या करता है उसको मैं आपको बता रहा हूं। पहला चीज, ये चक्रकोट वाले शासन भ्रमरकोट वाले क्षेत्र को जीत लिया। जीतने के बाद ये अपना एक राजधानी बनवाएगा। बारसूर में नहीं रहता ना, इसका पिताजी का राजधानी बारसूर है, भोगवतीपुर। ठीक, भोगवतीपुर, ये भोगवतीपुर को अपना राजधानी बनाता है। इसके बारे में जानकारी हमको इसके एक अभिलेख से मिलता है, वो अभिलेख का नाम है कुरुशपाल अभिलेख। ठीक, कुरुशपाल अभिलेख। ठीक, भोगवतीपुर को अपना राजधानी बनाता है और भोगवतीपुरेश्वर, मैं स्टार्टिंग में आपको उपाधि बताया था ना, उसमें बताया था कि ये लोग भोगवतीपुरम या भोगवतीपुरेश्वर का उपाधि धारण करते हैं यहीं से राजधानी बनाने के बाद। ठीक, ये अभिलेख, इसके बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिल रहा है? कुरुशपाल से, कुरुशपाल के अभिलेख से। और कुरुशपाल का अभिलेख किस शासक का है? सोमेश्वर देव प्रथम। ये क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार कि कुरुशपाल अभिलेख किस छिंदक नागवंशी शासक का है, तो ध्यान में रहे वो अभिलेख है आपका किसका? सोमेश्वर देव प्रथम का। ठीक, अब इस अभिलेख के माध्यम से हमको इसके बारे में, इसके वंशजों के बारे में काफी सारा जानकारी मिलता है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं इसके सामंत। इनके पिताजी का सामंत चंद्रादित्य, इसका सामंत का नाम था यशोराज प्रथम, ये नाम मत भूलना, यशोराज प्रथम। यशोराज प्रथम के साथ मिल करके, सामंत कहूं या ये कहूं इसका सेनापति, इसका सेनापति कहूं तो ज्यादा अच्छा है, कई सारा ये युद्ध करता है। सर्वप्रतापी राजा, भ्रमरकोट को भी इसी की सहायता से जीतता है, यशोराज प्रथम की सहायता से, सोमेश्वर देव। ठीक, और इस यशोराज के साथ मिल करके युद्ध कर करके छत्तीसगढ़ में लगभग 6,96,000 ग्राम को जीत चुका होता है। ठीक, आ जाता है इसको घमंड, इतना बड़ा साम्राज्य का मैं अकेला शासक हूँ, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन उसी टाइम नया नया आया होता है एक शासक, कलचुरी वंश, हमारे मध्य छत्तीसगढ़ में, ये लोग दक्षिण छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे हैं। ठीक, सोमेश्वर देव सोचता है कि क्यों ना मैं मध्य छत्तीसगढ़ का जो कलचुरी वंश का जो शासक है उसको हरा लूं और पूरा सकल कोसलाधिपति बन जाऊं। ठीक, और उस टाइम कलचुरी वंश का शासक गलती से कौन रहता है? जाजल्य देव।
जाजल्य देव प्रथम। ठीक, ये इधर वाले क्षेत्र में शासन कर रहा है कौन? सोमेश्वर देव प्रथम। जाजल्य देव अपना शासन पूरा मध्य छत्तीसगढ़ में ऑपरेट कर रहा है, कलचुरी वंश का। सोमेश्वर देव सोचता है कि मैं तो इतना सारा युद्ध को जीत चुका हूँ, इतना लाख गांव का स्वामी हूँ, इसको तो इजी हरा दूंगा। ये भूल रहा है जाजल्य देव कलचुरी वंश में सबसे प्रतापी शासक था जाजल्य देव प्रथम। ठीक, सोमेश्वर देव अटैक करता है जाजल्य देव फर्स्ट के ऊपर, अटैक करता है। ठीक है, सोमेश्वर देव इस युद्ध को हार जाता है। जाजल्य देव क्या करता है? सोमेश्वर देव के साथ उसके पूरी परिवार, उसकी पत्नी, उसके मंत्री, उसके बीवी, बच्चे, सब को उठा के ले आता है रतनपुर। और रतनपुर के किला में कर देता है बंद। किसको? सोमेश्वर देव को। ठीक, रतनपुर के किला में बंद कर देगा। उनके हर कोई, पूरा फैमिली। इसमें क्या होता है, सोमेश्वर देव की माताश्री भी आई होती है जिसका नाम है गुंड महादेवी। गुंड महादेवी, समझ में आया क्या? ऐसा क्वेश्चन करेगा आपको, किस कलचुरी शासक ने सोमेश्वर देव प्रथम को पूरे परिवार सहित बंदी बना करके रतनपुर ले आया था और किले में बंद कर दिया था? कौन था वो? जाजल्य देव प्रथम। ठीक, गुंड महादेवी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गुंड महादेवी जाती है जाजल्य देव के पास और निवेदन करती है, देखो भाई, है तो ये भी राजा, है तो ये भी राजा। ठीक, और ये जो उनकी माताश्री है, ये तो राजमाता हो गई राजा का। गुंड महादेवी क्या जाजल्य देव प्रथम को बोलती है कि आप हमको छोड़ दीजिए, ठीक है, हम अपने बस्तर वाले क्षेत्र में शासन करके खुश है। और ऐसा इतिहासकारों की किताब में ऐसा मिलता है कि जाजल्य देव प्रथम का जो पत्नी थी वो आई थी कवर्धा घराने से। ठीक, और सोमेश्वर देव प्रथम का जो पत्नी थी वो भी आई थी कवर्धा घराने से। तो कायदे से दोनों भाई, कायदे से दोनों शासक तो साड़ू भाई हुए, है ना। हो सकता होगा कुछ इस तरह की बातें हुई होगी या वाक्य हुई होगी। तो जाजल्य देव प्रथम इसको समझाता है, ज़्यादा हीरो बनने का नहीं है, जो शासन क्षेत्र मिले अभी फिलहाल अभी उसमें शासन करो। इधर कलचुरी वंश को अभी मैं संभाल रहा हूँ, कलचुरी वंश के राजगद्दी पे मैं बैठा हूँ, जाजल्य देव प्रथम। ऐसा ठीक छोड़ देता है कौन? जाजल्य देव प्रथम। यहाँ तक के कोई समझ में है? यहाँ तक का कोई दिक्कत? अरे ठीक, तो ये है जी, आपको सोमेश्वर देव के बारे में सिर्फ इतना पढ़ना है। उसका राजधानी भोगवतीपुर, अभिलेख कुरुषपाल, सामंत या उसका सेनापति यशोराज प्रथम, इसके साथ मिलकर के 6,96,000 ग्राम को जीतता है और उसका स्वामी बनता है। कलचुरी वंश का शासक रहता है जाजल्य देव प्रथम, जिसके साथ इसका युद्ध होता है। जाजल्य देव प्रथम इसको हराएगा, हराने के बाद पूरा शाह परिवार बंदी बना के ले आता है रतनपुर और किले में बंद कर देता है। लेकिन उसकी माता गुंड महादेवी के कहने पर सोमेश्वर देव और सारे परिवार वालों को छोड़ देता है। ठीक, यहां से क्वेश्चन बनता है। कुरुषपाल अभिलेख आपको नहीं भूलना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कन्हड़ देव प्रथम के बारे में। कन्हड़ देव प्रथम, कन्हड़ देव प्रथम के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है वो सिर्फ हमको एक ही चीज ध्यान में रखना है। क्या होता है देखो, हो सकता होगा कन्हड़ देव प्रथम ना जाजल्य देव प्रथम से बदला लेने के लिए उसका बेटा पृथ्वीदेव प्रथम के ऊपर आक्रमण करता होगा, हो सकता है। क्योंकि हमको इस बारे में एक चीज जानकारी मिलती है, पृथ्वी देव प्रथम जो कलचुरी वंश का शासक था प्रथम, ठीक, जो कलचुरी वंश का शासक है, इसका सामंत होता है जगपाल देव। नाम सुना होगा आपने, जगपाल देव। और एक अभिलेख से जानकारी मिलती है कि 1149 ईस्वी के आसपास जगपाल देव और कन्हड़ देव के बीच में युद्ध होता है और जगपाल देव उस युद्ध में कन्हड़ देव प्रथम को हरा देता है। पृथ्वी देव प्रथम भेजा रहा होता है कि जाओ इसको थोड़ा सा समझाओ, ऐसा दुश्मनी सही नहीं है। तो जगपाल देव के साथ युद्ध होता है
और पृथ्वीदेव प्रथम का जो सामंत होता है कन्नड़ देव प्रथम के साथ, और उसमें कन्नड़ देव हार जाता है। इसके बारे में सिर्फ आपको इतना पढ़ना है, ठीक। कोई खास कोई हार्ड है नहीं, जो भी आपको ध्यान देना है धारावर्ष और सोमेश्वर देव प्रथम। आगे किसी भी राजा में कोई उतना डिटेल हमको जानकारी नहीं मिलती है, ठीक। इसके बाद हम शासक के बारे में पढ़ेंगे, राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय। इसके बारे में हमको क्या पढ़ना है सर? मात्र एक चीज, इसका उपाधि, और कुछ नहीं। पूछेगा तो इसका उपाधि के बारे में पूछेगा। पूरा छिंदक नागवंशी शासन में ये एकमात्र ऐसा राजा होता है जो चक्रवर्ती उपाधि धारण करता है, चक्रवर्ती, ठीक। राजभूषण सोमेश्वर देव पूरा छिंदक नागवंशी शासन में एकमात्र शासक होता है जो चक्रवर्ती का उपाधि धारण करता है, ठीक। इसके बाद आता है जगदेव भूषण। इसका एक शिलालेख है भैरमगढ़ शिलालेख। इस भैरमगढ़ शिलालेख से हमको पता चलता है कि ये माणिक्य देवी का उपासक था, ठीक। इतना ही बस पढ़ना है आपको इन दो शासक के बारे में। राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय का उपाधि चक्रवर्ती, जगदेव नरसिंह भूषण जिसका शिलालेख एक भैरमगढ़ शिलालेख, उनसे हमको पता चलता है कि माणिक्य देवी नाम की माणिक्य देवी का ये उपासक था, ठीक। इसके बारे में हम सिर्फ इतना पढ़े। इसके बाद अंतिम और एक लास्ट शासक हरिश्चंद्र देव। हरिश्चंद्र देव क्यों पढ़ रहे हैं इसको? मैं आपको काकतीय वंश जब पढ़ाया था तो अन्नम देव जब 1324 ईस्वी में बस्तर पे अटैक करता है तो उस समय का शासन क्षेत्र या उस समय का छिंदक नागवंशी शासक कौन होता है? हरिश्चंद्र देव। इसी को मारेगा और अन्नम देव बस्तर में काकतीय वंश के नींव रखेगा। कब? 1324 ईस्वी में, ठीक। इसका एक अभिलेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिलेख, ठीक, टेमरी। टेमरी कहाँ? देवभोग। देवभोग कहाँ? गरियाबंद। स्थान समझ में आया? इसका एक अभिलेख है, कहाँ मिला है? टेमरी। टेमरी कहाँ? देवभोग। और देवभोग कहाँ? गरियाबंद। इसको हम सती स्मारक अभिलेख बोलते हैं, सती स्मारक अभिलेख, ठीक। सती स्मारक अभिलेख किस वंश से रिलेटेड है? छिंदक नागवंश। कौन सा शासक का है? राजा हरिश्चंद्र देव जो छिंदक नागवंशी शासक है उसका, ठीक। उसी को हम बोलते हैं सती स्मारक अभिलेख। ये स्थान आप मत भूलिए ना, स्थान को एक बार पूछ चुके हैं और दोबारा भी ये पूछेगा यदि अभिलेख से क्वेश्चन कर रहा है तो, ठीक। टेमरी देवभोग गरियाबंद से सती स्मारक अभिलेख मिला है छिंदक नागवंशियों का जो शासक है राजा हरिश्चंद्र, ठीक। इस अभिलेख का जो समय है, समय संवत, ठीक, ये जो संवत है वो है 1246 संवत है। और समय, संवत और समय ना वास्तविक वर्तमान समय उस टाइम का था 1324 ईस्वी, ठीक। ये संवत है, जैसे कि हम लोग शक संवत या विक्रम संवत यूज करते हैं। अभी चल रहा है क्या? 2023, लेकिन यदि हिंदू कैलेंडर में विक्रम संवत के अनुसार यदि आप देखोगे तो 2080 चल रहा है, ठीक। तो ठीक वैसे समय उस टाइम का था 1324 ईस्वी, लेकिन वो जो संवत जो फॉलो करते थे वो था 1246 ईस्वी का समय था, ठीक। इतना चीज समझ में आया क्या हरिश्चंद्र देव के बारे में? ये शासक को ये इस वंश का अंतिम शासक होता है, ठीक। छिंदक नागवंश का अंतिम शासक। क्या विशेषता है इस शासक के बारे में? ये काकतीय वंश का अंतिम शासक होता है, इसे छिंदक नागवंश का अंतिम शासक होता है और इसे अन्नम देव, काकतीय वंश का एक शासक अन्नम देव इसको हराता है और बस्तर के राजगद्दी पे बैठता है। अन्नम देव
ठीक, ये अंतिम शासक होता है और काकतीय शासक अन्नमद्वीज को हराता है। ठीक, ये मतलब अन्नमद्वीज का पतन करते हैं इस वंश का, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक, इसकी एक बेटी होती है, उस बेटी का नाम है चमेली देवी, ये आप ध्यान में रख लो। ठीक, राजा हरिश्चंद्र का एक बेटी होती है, पुत्री होती है, कन्या होती है, नाम है चमेली देवी। ठीक, इतना चीज आपको केवल इस हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ना है और इसके बाद कुछ नहीं। इसके बाद का इतिहास हमको मिलता ही नहीं, क्योंकि इसके बाद के जो वंशज है उसको हमेशा के लिए खत्म कर देता है कौन, आपका अन्नमदेव। ठीक, मैंने काकतीय वंश बढ़ा दिया है, आप जाके वीडियो देखिए, ये आपका खत्म हो गया। लास्ट हम वंश पढ़ेंगे इसके बाद कलचुरी वंश। ठीक, कलचुरी वंश लास्ट करूंगा, उसके बाद मैं आपको आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो इतना आज आप लोगों को समझ में आया क्या? ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी का तैयारी बेहतर चल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्लास अच्छा लगता है तो कमेंट भी किया करो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एक सेकंड, मैं कुछ क्वेश्चन भी कराने वाला था आपको। ठीक है, क्वेश्चन भी कराने वाला था, चलो एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। निम्न में से किस नागवंशी शासकों का शासन क्षेत्र चक्रकोट या भ्रमरकोट था? तो वो था छिंदक नागवंशी शासकों का। ठीक, मैं आपको बताया था चक्रकोट, भ्रमरकोट, चित्रकोट, महाकांतर या बस्तर छिंदक नागवंशी शासकों का शासन क्षेत्र। ठीक, उसके बाद छिंदक नागवंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? नृपति भूषण। कैसे पता चलता है? एर्राकोट नाम का एक तेलुगु शिलालेख है ना, एर्राकोट तेलुगु शिलालेख, वहां से हमको पता चलता है इस नृपति भूषण के बारे में, इसी का शिलालेख है वो। ठीक, मामा भाचा मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? छिंदक नागवंशी शासनकाल। शासक का नाम कौन? धारावर्ष, रिविजन भी करते हुए चलना है। ठीक, शासक का नाम धारावर्ष, पत्नी का नाम गुंड महादेवी। गुंड महादेवी किसकी माता थी? सोमेश्वर देव प्रथम। ठीक, महाशिवगुप्त बालार्जुन तो पांडु वंश हो गया, प्रवीण चंद्र भेददेव कांकती वंश से। ठीक, सोमेश्वर देव प्रथम की माता थी। सोमेश्वर देव प्रथम किस कलचुरी शासक के समकालीन थे? वे थे आपका जाजल्य देव प्रथम, यही हराता है और पूरे परिवार को बंदी बना के ले आता है रतनपुर। कुरुषपाल शिलालेख किस शासक से संबंधित है? कुरुषपाल शिलालेख संबंधित है सोमेश्वर देव प्रथम से। ठीक, छिंदक नागवंश का अंतिम शासक जिसे अन्नमदेव ने पराजित किया था, ये मुझे आप कमेंट करके बताओ। टेमरा सती स्मारक लेख का संवत है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओ, और इसका स्थान भी बताइए आप कि कहाँ से मिला है। ठीक, ये दो चीजें आप मुझे कमेंट करके बताइए, टेमरा सती स्मारक लेख का संवत और उसका स्थान। ठीक है, तो अब आप जा सकते हैं। ठीक, वीडियो समाप्त होता है यहीं पे, अब आप जा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।